नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें अब 100 फाइटर जेट, 1000 तबाही, हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हमले को लेकर फुल इन फाइनल में एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले बता दें 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर होगी हिजबुल्लाह के इजराइल पर सबसे बड़े हमले को लेकर, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट दागे हैं। इजराइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर भी खबर बड़ी है। हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने, 1000 ठिकाने तबाह। और तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर होगी हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर, जो आईडीएफ के हेडक्वार्टर में हो रही है। आपको बता दें हिजबुल्लाह पर शिकंजे की रणनीति अब बन रही है। चौथी बड़ी खबर 4 बजे की, जहां पुतिन का फाइनल फरमान, कुर्स में यूक्रेन का काम तमाम। जी हां, पुतिन ने कुर्स में यूक्रेनी सेना के विनाश का ऑर्डर पास कर दिया है। इस ऑर्डर में क्या कहा गया है और क्या होगा अगला बड़ा कदम, एक एक इंफॉर्मेशन होगी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर और उन तस्वीरों के साथ, जहां खेरसो में रूस की विध्वंसक बमबारी की तस्वीर आई है सामने। और देखिए यूक्रेनी बेस पर फैब 5। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। थर्ड रेट बॉम्ब कैसे गिराया गया? एरियल बॉम्ब ने यूक्रेनी सेंटर को तबाह कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एरियल बॉम्ब के जरिए एक ऐसा वार हुआ जिसमें पूरे यूक्रेनी सेंटर को उड़ा दिया गया। खौफनाक करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं खेरसों से, जहां रूस की ये विध्वंसक बमबारी हुई है एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जिसमें यूक्रेनी सेंटर को एरियल बॉम्ब से तबाह कर दिया गया। और ये हमला हुआ फैब 500 बॉम्ब से। खबर यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां ग्रैड एमएलआरएस से रूस का अटैक और आग लगाने वाले रॉकेट कैसे दागे गए, ये देखिए तस्वीर। ये वो बारूदी वर्षा है जो रात के वक्त अंजाम दी गई, और देर रात इस हादसे से साफ हो गया कि कैसे अब ग्रैड एमएलआरएस से रूस ने इस अटैक को अंजाम दिया है। और यह हमला हुआ यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बारूदी वर्षा से पहले की वो तस्वीर भी देखिए जहां खेरसो में रूस ने एक जबरदस्त स्ट्राइक को अंजाम दिया और यूक्रेनी बेस को किया टारगेट। वहीं यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी दूसरी तस्वीर, क्योंकि अब रूस ने अटैक को अंजाम दिया है ग्रैड एमएलआरएस से। आग के गोले, जिसके बाद एक अलग अलग सेंटर्स को टारगेट हिट किया गया। और वोरोनिश में भी रूस डिपो पर अटैक को लेकर खबर आई है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी स्टोर को तबाह करने का दावा किया है। और इंपॉर्टेंट लोकेशन ये इसलिए क्योंकि ये हथियारों का स्टोर है। हथियारों के स्टोर को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए तस्वीर। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां यूक्रेनी ड्रोन को तबाह, यूक्रेनी ड्रोन ने भी एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए रूसी स्टोर को तबाह किया है। ये वो जगह है जहां पर हथियारों को रखा गया था और हथियारों के स्टोर को यूक्रेन की तरफ से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं एरियल बॉम्ब से कैसे यूक्रेनी सेंटर तबाह हुआ, किस तरीके से बारूदी वर्षा हुई यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इस बीच बड़ी खबर आई कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को रोकने की कोशिश को लेकर, जहां के F-52 हेलीकॉप्टर से रूस की एयर अटैक को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेनी हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया है और यूक्रेनी टैंक भी तबाह किया गया। अब तस्वीरें सेंट्रल गाजा की आपके सामने होंगी। इजरायली हमले से दहले सेंट्रल गाजा को लेकर खबर, दीर अल बलाहा में भयंकर बमबारी और हमले में हमास की इमारत को कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर भी अब आपके सामने।
तो हमले में हमास की एक इमारत कैसे तबाह हुई वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी की एक और तस्वीर है। खान यूनिस में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया गया है और रिहायशी इलाके के नजदीक हुए धमाके के बाद ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी की गई और ये रिहायशी इलाके के नजदीक हुए धमाके की तस्वीर है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ सड़क पर आम लोग आपको नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था, क्योंकि ये रिहायशी इलाके के पास हमले को अंजाम दिया गया है और हमास की ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। अब गाजा में इजरायल के नॉन-स्टॉप अटैक को लेकर भी खबर है। नुसीरत कैंप पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। बमबारी में 49 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और अब तस्वीर आपके सामने होगी जहां टोक्यो कॉन्फ्रेंस में दो डेलीगेशन भिड़ गए। अल्जीरिया और मोरक्को के प्रतिनिधि यहां पर भिड़ते हुए नजर आए। अफ्रीकी यूनियन फॉर्म पर साइन करने से रोकने की यह कोशिश थी, लेकिन रुकने के दौरान किस तरीके से दोनों आपस में भिड़ गए, ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में दोनों डेलीगेशन भिड़ गए। और अब हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, जहां आपको बता दें 100 फाइटर जेट और 1000 तबाही, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ चुकी है इजरायल पर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हमले को लेकर। और खबर ये कि इजरायल पर आपको बता दें हिजबुल्लाह ने रॉकेट वर्षा की है। हालांकि इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले अलग अलग वॉर फ्रंट से आई आज की बड़ी खबरों पर एक रीकैप, क्योंकि बड़ी खबर है यूक्रेनी बेस पर गिराए गए फैब 500 बॉम्ब को लेकर, ग्रैड MLRS से रूस के अटैक को लेकर और यूक्रेनी ड्रोन से किस तरीके से रूस के हथियार के स्टोर को तबाह कर दिया गया, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं कुर्स में अब यूक्रेनी सेना को रोकने की जो कोशिश हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं दीर अल बलाह में भयंकर बमबारी और खान यूनिस में हमास के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, बमबारी में 49 फिलिस्तीनियों की मौत की भी खबर आई है। हालांकि गाजा में जिस तरीके से नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन अब आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई जहां दो डेलीगेट्स एक साइन करने को लेकर किस तरीके से कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दूं इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी तो मुझे नजर आ रहे हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत सर भी इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने इजरायल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले को लेकर, क्योंकि इजरायल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से रॉकेट वर्षा की है, बड़ी खबर आज ये सामने आई कि हिजबुल्लाह ने दागे हैं 320 से ज्यादा कात्यूशा रॉकेट और इजरायल के 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। पहले ये तस्वीर देखिए और जानिए कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर अब हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को दिया है अंजाम, क्योंकि खबर ये आई आज कि कैसे हिजबुल्लाह ने 320 से ज्यादा कात्यूशा रॉकेट दागे हैं। इजरायल के एक नहीं बल्कि 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट कैसे दागे गए, ये देखिए तस्वीर। और नॉर्थ इजरायल के हाईवे पर हमले को लेकर भी खबर आई है, जहां हाईवे पर इजरायल का कात्यूशा रॉकेट गिरा है और रॉकेट अटैक से हाईवे को कैसे भारी नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने होगी। तो नॉर्थ इजरायल के हाईवे पर हुए हमले को लेकर खबर आई है सामने, जहां हाईवे पर हिजबुल्लाह का कात्यूशा रॉकेट गिरा है। एक नहीं बल्कि कई कात्यूशा रॉकेट से जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया गया है, ये एक तस्वीर उसमें से आपके सामने उस हाईवे के नजदीक हुए हमले की।
और रॉकेट हमलों से दहले नॉर्थ इजराइल को लेकर बड़ी खबर यह है, इजरायली सैन्य बेस पर अटैक हुआ और नॉर्थ इजराइल में गूंजे एयर रेड अलर्ट सायरन की आवाज। अब सुनिए, क्योंकि यहां हजारों रॉकेट दागने की तैयारी में हिजबुल्लाह था। तो 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट दागे गए और नॉर्थ इजराइल के हाईवे पर जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इजरायली सैन्य बेस पर जिस तरीके से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है, एक क्विक इंफॉर्मेशन सुमित मेरे सहयोगी से मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रैटेजिकल अटैक है और ये साफ हो गया सुमित, एक नहीं बल्कि अलग अलग क्रूशियल ठिकानों को इस बार टारगेट करने की कोशिश रही। देखिए, बिल्कुल कोशिश तो हिजबुल्लाह की ये थी कि सबसे ज्यादा अटैक वो तेल अवीव पे करे, तेल अवीव पे ऐसा अटैक करे जो 7 अक्टूबर से बड़ा हो, जो साउथ लेबनान से ज्यादा बड़ा, साउथ इजराइल से ज्यादा बड़ा अटैक हो। लेकिन लगातार ये कहा गया कि एक इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इजराइल को मिल गए थे, इजराइल ने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए और उन सभी टारगेट को 40 से ज्यादा ठिकानों को अटैक कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह ने 320 मिसाइलें दागी, इसके अलावा 20 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स से नॉर्दर्न इजराइल के अंदर टारगेट किया और कोशिश ये की कि मिलिट्री बेसिस के साथ साथ तेल अवीव के 2 लोकेशंस को, जिसको हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ मोसाद का एक हेडक्वार्टर्स है और इसके अलावा 8200 एक यूनिट है खास तौर पे अमान की, यानी जो मिलिट्री जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं खास तौर पे इजराइल के, उसके हेडक्वार्टर्स को टारगेट करना। तो निश्चित तौर पर लेबनान ने पूरी कोशिश की, खासतौर पर हिजबुल्लाह ने पूरी कोशिश की कि एक तरीके से बड़ा शॉक दिया जाए, बड़ा सरप्राइज दिया। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर लेबनान पर इजराइल की क्या रही, इस बारे में भी एक खबर बता दूं, क्योंकि अब इजराइल का लेबनान पर विनाशक हमला, जहां जानिए हिजबुल्लाह के ऐलाने जंग से पहले आईडीएफ के हमले को लेकर भी खबर बढ़ी है और इजरायली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से लेबनान में मचे कोहराम के बारे में भी जानकारी अब आपके सामने होगी। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इजराइल के बाद कहीं ना कहीं इस हमले को लेकर एक बड़ा इनपुट था। अब इजराइल की लेबनान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर खबर आप जानिए कि कैसे हिजबुल्लाह के ऐलाने जंग से पहले ही आईडीएफ के हमले हुए हैं और इजरायली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में, इस स्ट्राइक से लेबनान में कोहराम मचा है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट का हमला हुआ। इजराइल ने 100 फाइटर जेट से बमबारी की है और हमले में हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं। 1000 लॉन्चर से इजराइल पर हमले का प्लान था। आपको बता दें, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल में तबाही का ये जो प्लान था, इसी बारे में हमें जानकारियां हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इसी हमले के तहत जो इनपुट इजराइल के पास था, हिजबुल्लाह के इस सबसे बड़े हमले के दौरान ही किस तरीके से प्रीएम्प्टिव एक्शन हुआ, उसको लेकर भी खबर समझिए, क्योंकि इजराइल को दहलाने का प्लान किस तरीके से एक्सपोज हुआ, इसके बारे में मेरे सहयोगी और एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले बड़ी खबर, 6000 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान, हिजबुल्लाह के हमले से पहले आईडीएफ का हमला और हिजबुल्लाह के हमले से पहले एक्शन में आईडीएफ को लेकर मनीष खबर समझाइए, क्योंकि हिजबुल्लाह के सभी रेडी टू अटैक लॉन्चर्स को तबाह करने का बड़ा दावा इसमें किया गया है। हालांकि इजराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर जो बड़ा दावा है, उसके बारे में इस प्लान और इस प्लान के तहत हुए खुलासे को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अटैक से पहले जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, साफ है हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले का प्लान एक्सपोज हो चुका है। 6000 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान था। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के मिलिट्री बेस और वेपन डिपो की तबाही का प्लान था। हिजबुल्लाह के हमले से पहले इजराइल के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर खबर बढ़ी है और इजराइल के 100 फाइटर जेट की एक साथ विध्वंसक बमबारी को लेकर भी खबर आई है और यही वजह है कि बमबारी में हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स तबाह करने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह के सभी 1000 लॉन्चर्स रेडी टू फायर मोड पर थे। मनीष बताएं। कि ये बात तो साफ है कि हिजबुल्लाह का आज का जो हमला है वो रूटीन हमला नहीं था। बीते 10 महीने में जिस तरह से रोजाना हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जाते थे, ये उससे एकदम अलग है। इजराइल का जो रिस्पांस है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो या पॉलिटिकल रिस्पांस हो, उसे देखकर ये लगता है कि इजराइल की नज़र में ये दरअसल ईरान का प्लान बी था। यानी कि ईरान जो इजराइल पर अटैक करने वाला था, जिसे लेकर पूरी दुनिया में एक चिंता थी, और वैसी स्थिति में ईरान ने अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने प्लान बी के तहत हिजबुल्लाह को चुना। हिजबुल्लाह से कहा गया कि आप 6000 के करीब रॉकेट दागें, ताकि वो एक बड़ा हमला होगा इजराइल पर।
लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वो जानकारी समय से इजराइल को मिल गई। इजराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ सबकी तुरंत मीटिंग हुई। तय हुआ कि हिजबुल्लाह के हमले से पहले हम हमला करेंगे और इसी के तहत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया। आईडीएफ का दावा है कि हमने 40 ठिकानों में हजारों रॉकेट को खत्म किया, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट दागे गए। तो जाहिर है कि ये एकदम नया कॉन्टेक्स्ट है और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साफ तौर पर लगता है कि ईरान और इजराइल की जो जंग है उसका ये एक ऐसा नया विस्तार देखने को मिल रहा है जो आने वाले ईरान इजराइल जंग की नया विस्तार। सिन्हा सर, इसी को लेकर आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, जहां इजराइल का अचानक लेबनान पर हमला और हिजबुल्लाह पर कुछ ही मिनट में 40 से ज्यादा हमले को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह को अलर्ट होने का मौका तक नहीं मिला और हिजबुल्लाह के हमलों से पहले लेबनान में तबाही की तस्वीरें आ रही हैं सामने, क्योंकि अब जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है हिजबुल्लाह को अलर्ट होने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह पर कुछ ही मिनट में 40 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया, जिससे साफ है कि इजराइल का अचानक लेबनान पर यह हमला था। और रॉकेट के बाद हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। नॉर्थ इजराइल पर दर्जनों ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। अब इजरायली फाइटर जेट ने ड्रोन को तबाह किया है और नॉर्थ इजराइल में एयर डिफेंस सुपर अलर्ट बताई जा रही है। चलिए, नॉर्थ लेबनान पर हमले की खबर आपने देखी, लेकिन एक और खबर है साउथ लेबनान के दर्जनों शहर पर हुए हमले को लेकर। और लेबनान के जेबगिन घाटी पर हमले का वीडियो आया है सामने, जहां कुछ ही देर पहले इजरायली फाइटर जेट का हमला हुआ है। आपको बता दें जेबगिन, अरफा और जेबिन पर भी हमला हुआ है। लगातार इन हमलों को किस तरीके से नॉर्थ और साउथ लेबनान में अंजाम दिया गया, नॉन स्टॉप हमलों के तहत आई ये खबर एक साथ आपके सामने, जहां इजराइल का लेबनान पर हमला और हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर आई है। साउथ लेबनान के दर्जनों शहर पर हुए हमले को लेकर भी खबर सामने आई है। सिन्हा सर, अब समझाइए, क्या ईरान ने कहीं ना कहीं अभी तक टाइम बाय करने की ही कोशिश की और उसी के बाद आज अपने प्रॉक्सीज के जरिए इस बड़े हमले को अंजाम दिलवाया? जय हिंद सुरभि। देखिए जो आज आप देख रही हैं हिजबुल्लाह और जो इजराइल का जंग के, इसमें एक प्रियम्पशन का बहुत बड़ा, देखिए आप 100 एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं तो जाहिर है कि एक एयरफील्ड से तोड़ी नहीं, ये मिनिमम 10 एयरफील्ड से ये जो आप एयरबॉर्न होते हैं एंड हाफ एन आवर। मिलिट्री पार्लेंस में जब हम लोग इसको स्ट्रेटजिकली देखते हैं, यदि हम इससे उठ जाएं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, तो आप जब, और आपने जैसा बताया जबलिन घाटी को समझने की चेष्टा करें। बिका वैली एक है, जबलिन अलग है। अभी तक इजराइल ने जबलिन घाटी में नहीं किया था, ये लिथानी रिवर के नॉर्थ पे पड़ता है। तब जब आप उसको प्रियम्पशन करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट से और तकरीबन 40 बेसिस पे, और क्यों आधे घंटे पहले, क्योंकि उसमें आपकी प्रिपरेशन होती है। जब वो चाहते हैं कि 6000 हम अपने कैट्यूसा रॉकेट या जो मिसाइल से हम हमला करेंगे, इतना पहले प्रियम्पशन आप वर्ल्ड में कहीं नहीं देखेंगे, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये देखिए जो हो रहा है, इससे तो ये जो प्रॉक्सी है 2006 में एक बार शुरू हुई थी, फर्स्ट प्रॉक्सी जिसमें हिजबुल्लाह आया था, उस समय भी इसी तरह का कुछ माजरा था। मगर ये इन्होंने एक नैरेटिव ये बना दिया कि फर्स्ट प्रॉक्सी में 2006 में कहीं हिजबुल्लाह जीत गया। उस समय इजराइल मान गया था जब इस वैली से निकला था। और इससे एक सेकंड और लूंगा। देखिए सुरभि, इसके पहले वो रिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो अपने उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब और वहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बता देते हैं, लॉर्ड ऑस्टिन को, कि हम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारा एब्सोल्युटली आयरन क्लेड है। और ये आप देखिए मेडिटेरियन में, क्योंकि 2006 में पूरा लेबनान को वहां एक नेवल ब्लॉकेट लगाया गया था, तो वहां पर एक एम्फीबियस ग्रुप आया हुआ है। यहाँ पर वो कैरियर बैटल ग्रुप नहीं है। इन चीजों को आप यदि मिलिटरी आते हैं कि देखिए ये तो फंस चुके हैं ईरान और हिजबुल्लाह। आफ्टर हमास, इजराइल इज गोइंग फॉर हिजबुल्लाह 100%।
तो लेबनान कैसे अब भुगतेगा या अंजाम लेबनान को और भुगतना पड़ेगा, इसी को लेकर आगे भी अशोक सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर, जो अभी बहुत बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की इजरायली वॉरशिप पर हमला हुआ है और हिजबुल्लाह का ये इजरायली वॉरशिप पर हमला भूमध्य सागर में आईडीएफ के वॉरशिप पर हमला है। ये आपको बता दें, हमले में वॉरशिप को नुकसान का दावा किया जा रहा है और हमले में आईडीएफ के एक सैनिक की मौत का भी दावा हिजबुल्लाह हमले पर इजरायली मीडिया की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत ये खबर सामने आ रही है कि कैसे इसी हमले में आईडीएफ के एक सैनिक की मौत हो गई है और हमले में वॉरशिप को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि भूमध्य सागर में आईडीएफ की वॉरशिप पर हमले को लेकर क्विक अपडेट सुमित। देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा है कि नहारिया बीच पर ये बोट थी या फिर शिप था जिसको टारगेट किया गया और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि देखिए, हिजबुल्लाह कोई पुराने वाला हिजबुल्लाह नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिवाइव किया है। हिजबुल्लाह के रिवाइव करने के पीछे सीधा मकसद ईरान का है। ईरान जहां पर सीधे तौर पर इजराइल के साथ नहीं लड़ सकता, वह हमेशा हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगा। और अभी भी हम लगातार ये अजम्पशन पे बैठे थे कि ईरान अटैक करेगा, ईरान अटैक करेगा। ईरान कतई इसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, वो अपने प्रॉक्सियों को ही आगे बढ़ेगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी या फिर सबसे मजबूत प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह के पास लाखों मिसाइल अभी से इस समय मौजूद है। और अभी भी इजराइल को जो इनपुट मिला था कल भी, वो यही मिला था कि 6000 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से तैयार कर ली गई है और उन्हीं रॉकेट, उन्हीं आप कह सकते हैं कि लॉन्च पैड को इजराइल ने टारगेट किया, 40 से ज्यादा लॉन्च पैड को, जहां से लगातार ये अटैक्स किए जाने। तो निश्चित तौर पर अभी हिजबुल्लाह की जो क्षमताएं हैं या फिर आप कह सकते हैं जो अटैकिंग क्षमताएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई और अभी ज्यादा बढ़ रही है। उसी के तहत एक और खबर लूंगी सुमित, जल्द लौटती हूं आपके पास। हिजबुल्लाह के दूसरे फेज की हमले की तैयारी को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है, जहां तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले के प्लान को लेकर खबर समझिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की यह तैयारी मानी जा रही है और हिजबुल्लाह कभी भी कर सकता है हमला। हमले को लेकर अलर्ट पर तेल अवीव भी है। तो लेबनान की अलग अलग फ्रंट से लेकर और जिस तरीके से ये बड़ी खबरें इस वक्त हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर आ रही हैं, उसमें अब तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले के प्लान को लेकर खबर है और ये हिजबुल्लाह की दूसरे फेज की हमले की तैयारी। अब हिजबुल्लाह भी कर सकता है बड़ा हमला और हमले को लेकर अलर्ट पर तेल अवीव। हालांकि हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में दहशत को लेकर खबर समझिए, क्योंकि हमले के बाद तेल अवीव पर एयरपोर्ट बंद और तेल अवीव एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। अब तेल अवीव एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेल अवीव छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में दहशत की ही तस्वीरों का नतीजा है कि ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से तेल अवीव एयरपोर्ट में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लोग तेल अवीव को छोड़ने पर जाने को मजबूर हो चुके हैं और यही बड़ी वजह इस वक्त बताई जा रही है, जहां लगातार हो रहे हमले के बाद अब हालात ये हो चुके हैं कि तेल अवीव पर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। हमले के बाद तेल अवीव के एयरपोर्ट को बंद रखने का हुआ फैसला और हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में मची दहशत को लेकर अशोक सर समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या अलग अलग फेजेस में इन हमलों को अंजाम देने के तहत ही ये सिनेरियो आप बनता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि सिन्हा सर ने कुछ ही मिनटों में एक ओवरऑल सिनेरियो आज के परिप्रेक्ष्य में समझा दिया कि क्या स्थिति है और हिजबुल्लाह अब किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, ये बिल्कुल पहले मालूम था हमें जो ये होने वाला है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, जब इस्माइल हानी का वहाँ पर असैसिनेशन हुआ, कत्ल हुआ वहाँ पर मिसाइल से या जिस भी तरीके से वहाँ पर, चाहे पहले उन्होंने बम छुपाकर 2 महीने से अलग अलग खबरें आ रही हैं वहाँ से, तो उसके बाद ये मालूम चल गया था। ईरान ने बिल्कुल चेतावनी दे दी थी जो इजराइल के ऊपर हमला होने वाला है, अपने समय पर वो करेंगे। परंतु आपके चैनल पर ही हमने बहुत बार इसके ऊपर बातचीत की थी और मेरा मानना यही था जो ईरान इसमें डायरेक्टली कूदेगा नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और भी जो देश हैं उन्होंने कह दिया है जो अगर ईरान उसमें आएगा तो हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये मालूम था जो अपनी प्रॉक्सी के थ्रू करेगा। परंतु अब जो हमने देखा है 320 वहां से उन्होंने रॉकेट और मिसाइल वगैरह दागी हैं। इजराइल को पहले मालूम चल गया था, इजराइल ने अपनी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली थी। अब हमको ये देखना होगा जो इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इन सभी चीजों से। आपने कहा है जो वहां पर जो हाईवे पर वो उनकी कत्यूशा रॉकेट्स गिरे हैं, उससे कुछ हानि पहुंची है। उनके जो कोई शिप है उसके ऊपर उन्होंने मार की है, वहां पर कुछ नुकसान हुआ है। एक आईडीएफ का
जवान पर्सनल वहां पर उसकी मौत हुई है। एग्जैक्टली देखना पड़ेगा जो कितनी सफलता उनको मिली है, परंतु उसके साथ हिजबुल्लाह और लेबनान को यह भी देखना पड़ेगा जो जब उनकी तरफ से अटैक आता है तो इजराइल कितना बड़ा हमला वहां पर करता है और इजराइल का जो हमला होता है उससे उनको कितना नुकसान पहुंचता है। अब इजराइल क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, उसी को लेकर शरदेंदु सर आपसे करूंगी सवाल। और इजराइल के सामने चुनौतियां कितनी अब बढ़ चुकी हैं, इसको लेकर भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद बड़ी बैठक को लेकर एक खबर आई है, जहां आईडीएफ हेडक्वार्टर में पीएम नेतन्याहू की बैठक और इमरजेंसी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट भी शामिल। हालांकि हिजबुल्लाह पर दूसरे चरण के हमले पर यहां मंथन को लेकर खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि बैठक में ईरानी प्रॉक्सी को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, वही एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल अब किस रणनीति के तहत अगला कदम उठा सकता है। हालांकि इस बीच खबर यह समझिए कि कैसे अलर्ट पर तेल अवीव है, क्योंकि दूसरे फेज के हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह जुटा हुआ है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसको लेकर खबर प्लान के बारे में यह है कि दूसरे फेज में तेल अवीव पर बड़े हमले का प्लान है और तेल अवीव पर लेबनान से लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले के प्लान को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद तेल अवीव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद है। तस्वीर आपके सामने हमने रखी। उड़ान रद्द होने की वजह से तेल अवीव एयरपोर्ट पर हजारों यात्री भी फंसे हुए हैं और हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ हेडक्वार्टर में नेतन्याहू की बड़ी बैठक को लेकर जो खबर आ रही है, उसमें जानिए कि कैसे इसी इमरजेंसी मीटिंग में नेतन्याहू के साथ डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट की मौजूदगी के तहत आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, और उसके बाद शरदेंदु सर आपसे सवाल, क्योंकि अब हिजबुल्लाह दावे ये कर रहा है कि वो सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहा है और मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का ये दावा, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस पर भी हमला, मोसाद हेडक्वार्टर तक पहुंचने से पहले रॉकेट को तबाह किया गया। ये देखिए तस्वीर और खबर आई है सामने कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अलग अलग स्तर पर हमलों को तो अंजाम दे रहा है, क्रूशल ठिकानों को टारगेट कर रहा है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है, हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उसने सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। ओवर टू यू शरदेंदु सर, समझाएं इस सिनेरियो में किस स्ट्रैटेजी के तहत कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह अब इजराइल के सामने है। देखिए, हिजबुल्लाह ने इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला किया और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके के हमले जारी रहेंगे। मोसाद को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मोसाद एक बहुत बड़ा इनपुट प्रोवाइड करता है आईडीएफ को, और साथ में मोसाद के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो तमाम नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, नॉर्थ इराक हो, हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं और एक बड़े वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसपे एक्शन आईडीएफ लेता है और उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है। मेरा मानना है कि ये एक शुरुआत हुई है। हिजबुल्लाह इस अटैक को आगे इसी तरीके से जारी रखेगा। तेल अवीव अभी सिक्योर नहीं है, वहां के स्काईज में तमाम तरीके के रॉकेट, तमाम तरीके के ड्रोन्स अभी और उड़ेंगे। ये मेरा मानना है कि 6000 मिसाइल की अगर तैयारी थी, उसमें 320 लॉन्च करके उन्होंने 11 साइट्स को टारगेट किया है। तो ये एक पहला फेज है, सेकेंड फेज अभी आना बाकी है। जैसा कि हिजबुल्लाह बार बार बोल रहा है कि उन्होंने अपने जो कमांडर है उसका बदला लिया है, फवाद शुक्र का, और आगे आने वाले दिनों में ऐसे तमाम तरीके के बदले लिए जाएंगे। तो इजराइल इस समय अपने आप को अलर्ट महसूस कर रहा है। देखिए, इलाका छोटा है। जब से 7 अक्टूबर से आज तक तमाम इलाकों की टारगेटिंग की जा चुकी है, मैपिंग किया जा चुका है, लॉन्च साइट को आइडेंटिफाई किया है, एयर स्ट्रिप को आइडेंटिफाई किया, ये सारे कुछ टारगेट की लिस्ट में है। हिजबुल्लाह को भी इनपुट काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रशिया के जो बात आपने कही है उसी आधार पर कहना गलत नहीं होगा सर। अगली खबर भी सुनिए, क्योंकि अब आईडीएफ के 4 बेस पर अटैक हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन जिस लिहाज से हिजबुल्लाह जुटा चुका है और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इस वक्त वो हमलों को अंजाम दे रहा है, उसी के तहत ये खबर आई है गोलान हाइट पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक अटैक को लेकर। और गोलान में आईडीएफ के 4 बेस पर अटैक हुआ है। नफा यार्डन बेस पर कत्यूशा से हमला और किला यूएफ बैरक पर रॉकेट अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है। तो ये देखिए तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम तो दे रहा है, लेकिन इन्हीं हमलों के साथ हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे वो न सिर्फ अब मोसाद के हेडक्वार्टर बल्कि आईडीएफ के अलग अलग बेस को भी सीधे तौर पर टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दे रहा है। अब रॉकेट हमले पर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा ये कि इजराइल पर हमले का ये पहला फेज सफल हो चुका है और इजराइल पर और घातक हमलों को अंजाम हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। अलग अलग फेजेस के तहत 2 बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने हमने रखी कि किस तरीके से प्लान के तहत ये पूरा का पूरा मामला अब खुलासा हो चुका है कि कैसे हमलों को अंजाम देने की रणनीति हिजबुल्लाह की तरफ से बनाई जा रही है। वहीं पहले फेज में सभी टारगेट पर अटैक को हिजबुल्लाह
सफल बता रहा है और इजराइल के मिलिट्री साइट्स को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये वो फेज है जिसमें हिजबुल्लाह दावे ये कर रहा है कि वो इन सभी हमलों को अंजाम देते हुए इस फेज को पूरे तरीके से सफल मान रहा है, क्योंकि यहां इजराइल के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने में हिजबुल्लाह कामयाब रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये महायुद्ध यहां पर शुरू हो चुका है, हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट्स के साथ हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक के एक सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है, जहां इजराइल पर 320 से ज्यादा कत्यूते और रॉकेट से हमला हुआ है। 24 घंटे में 500 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं और इजराइल के 11 सैन्य बेस पर अटैक को दिया गया है अंजाम। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा यह कि इजराइल पर हमले का पहला फेज सफल रहा और हिजबुल्लाह की ये वार्निंग जहां इजराइल पर और घातक हमलों को दिया जाएगा अंजाम। उसी के तहत एक और बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें इजराइल के एयर कंट्रोल बेस पर भी अटैक को लेकर खबर आ रही है, जहां माउंट मेरोन बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और ईरानी ऑलमोस्ट गाइडेड मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का बकायदा ये वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इजरायली बेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कौन कौन से वो बेस हैं जहां पर इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, एक सवाल उस आधार पर करूंगी कि आखिर हिजबुल्लाह ने अगर सीधे तौर पर इजराइल के बेस को टारगेट करते हुए इस पहले फेज के ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने का दावा किया है, तो अगले फ्रंट पर यानी दूसरे स्तर पर हमले की तैयारी के तहत क्या उसके निशाने पर रहेगा? क्योंकि भले ही अभी ये कहा जा रहा है कि इजराइल को इस हमले के बारे में इनपुट था, लेकिन हिजबुल्लाह तो दावा कर रहा है कि इस पहले फेज में वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अपने तमाम टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहा है। 11 इजरायली बेस पर यह टारगेट हुआ है और वही 11 लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मनीष, जिसके तहत ये पहला ऑपरेशन अगर हिजबुल्लाह का कामयाब रहा है तो दूसरे ऑपरेशन के तहत प्लान आखिर है क्या मनीष? बिल्कुल, देखिए यही हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है। आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा संगठन है जो लगातार इजराइल में नॉर्थ इजराइल से लेकर तेल अवीव तक अलग अलग समय में अलग अलग ठिकानों को टारगेट करता है। और आज भी जब उन्होंने टारगेट करने की बात की तो 11 बड़े इंपॉर्टेंट बेस, और अब तो हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि असली टारगेट उनका तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर था और साथ ही इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक यूनिट है, यूनिट 8200, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यूनिट है, उसको टारगेट करने का था। अब ये दोनों यूनिट जो है वो इजराइल के, अगर आप कहें इंटेलिजेंस के मामले में, ये उनकी आन बान शान है, और अगर उसको हिजबुल्लाह टारगेट करने का दुस्साहस करता है तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के अपने टारगेट क्या है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि समय से सूचना मिल जाने की वजह से इजराइल ने नहीं, लेकिन मुश्किलें तो हो गई ना। आप जितने मर्जी दावे कर लीजिए, जितनी मर्जी बैठक कर लीजिए, हकीकत ग्राउंड पर यह है कि इजराइल के टारगेट्स को सीधे तौर पर अब टारगेट किया जा रहा है। एक और खबर और उसके बाद सिन्हा सर आपसे सवाल, क्योंकि इमरजेंसी बैठक के बाद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि इजराइल की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे और जो हम पर चोट करेगा उसे तबाह करेंगे। इजराइल अपने बचाव में किसी हद तक जाएगा, लेकिन अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हमलों के तहत अपने इस फेज में इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ साथ सीधे तौर पर अगर मोसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने में कामयाब हो रहा है, तो क्या मुश्किलें और चुनौती इजराइल के लिए और ज्यादा नहीं बढ़ गई? फिलहाल नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। सिन्हा सर, किस हद तक जाएगा इजराइल? सवाल ये भी करूंगी क्योंकि फिलहाल इजराइल के दुश्मनों को नेतन्याहू की ये चेतावनी को लेकर खबर आई है, जहां इजराइल पर हर खतरे का खात्मा करेंगे और हमारी तैयारी से हिजबुल्लाह नाकाम। खतरा देखकर हमने पहले एक्शन लिया, लेकिन एक्शन होने के बावजूद हिजबुल्लाह ने तो दावा ये कर दिया कि किस तरीके से वो अभी इस फेज में 11 इजरायली लोकेशंस पर टारगेट को अंजाम दे चुका है और इजराइल के 11 बेस पर हमले के साथ साथ मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला अगर सफल रहा तो बावजूद उसके ये समझना जरूरी है कि इजराइल अब अगला ऑपरेशन किस स्तर पर अंजाम दे सकता है। और भले ही नेतन्याहू इमरजेंसी मीटिंग के बाद दावा यह करे कि इजराइल हर खतरे को मिटा देगा और इजराइल बचाव में किसी भी हद तक जाएगा, सवाल यही है कि आखिर इजराइल के सामने हिजबुल्लाह किस तरीके से अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले पर बड़े दावे को लेकर इस वक्त की एक और लेटेस्ट न्यूज, जहां टारगेट पर सीधे थे रणनीतिक और सैन्य ठिकाने, सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने के प्लान को लेकर खबर समझिए, जहां इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट करना था। अमेरिकी इनपुट ने इजराइल को बचा लिया है। आपको बता दें, इस हमले के तहत आज बड़ी खबरें यही सामने आ रही हैं कि कैसे हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देने के तहत रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर चुका था। और खबर यह कि अब अमेरिकी इनपुट के बाद इजराइल को बचाया जा सका है। ओवर टू यू सिन्हा सर।
देखिए सुरभि, इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में यदि हम समझें, रेटरिक में ना जाएं। देखिए टोटल लेंथ जो है 420 किलोमीटर का है इजराइल का, और 115 किलोमीटर तकरीबन चौड़ा है, तो बहुत छोटा स्ट्रिप है। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे मिलिट्री बैरक्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, और ये सब मैं जानता हूं, तो यदि हिजबुल्लाह जान गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो भी इजराइल गया है मिलिटरली, यदि उसको विजिट किया है तो उसको सब पता है। एक बात आपने कहा कि उस वहां पर उन्होंने उनके सीक्रेट सर्विस मोसाद के हेडक्वार्टर, हमें इजराइल के किसी नागरिक को ही पता ही नहीं है कि मोसाद का हेडक्वार्टर है कहाँ। तो ये कहना तो ये एब्सोल्युटली ये मेरे समझ के बाहर है। मिलिटरली मोसाद कहाँ है किसी को पता नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और मोसाद के लोगों को मार देना ऐसा आसान नहीं है। ये सब रेटरिक हैं टीवी चैनलों के ऊपर में। देखिए बात ये है कि इजराइल कहाँ तक जा सकता है। हाँ। इजराइल अपने एटॉमिक हथियार और बोल के नहीं करेगा, वो ये नहीं कि वो टारगेट करेगा ईरान को, और यही खतरा ईरान इसलिए बचा हुआ है। ये नहीं कि वहां मेडिटेरियन में एक एम्फिबियस ग्रुप आ गया, 2 बैटल ग्रुप आए हैं, वो आए हैं अपने हित के लिए, क्योंकि इजराइल के साथ खड़े हैं। और पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका के किसी को भी बचाता है तो इजराइल बताता है। हम लोग ये कहते हैं कि इजराइल अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है। पहले तो जो बाइडेन साहब कह रहे थे, पैर डगमगा रही थी तो नहीं करेंगे, अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कहते हैं आयरन क्लैड है? बीच बीच में तो वो कहते रहे हैं कि हम अपना हाथ सपोर्ट हटा लेंगे। आज क्यों भेज दिया? 1/3 ऑफ वॉरशिप्स हैं राइट वहां पर, 30 से पहुंचे हुए हैं, 30% ऑफ द। तो उसकी बात यह है कि देखिए जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखें, और ये चीज आप देखेंगे मार्च 2025 तक चलेगी। जब यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता है किसी तरह से, यदि ये आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो आप देखिए छोड़ेंगे नहीं, जैसे उन्होंने इस्माइल। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसके तहत खबरें यही आ रही हैं सर, जहां इजराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं, और आयरन डोम सिस्टम ने सैकड़ों रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया है। हालांकि तामिर इंटरसेप्टर ने रॉकेट मार गिराए हैं, और इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी। इजराइल में और बड़े हमले के अलर्ट के तहत जिस तरीके से इमरजेंसी और इस वक्त की जा रही इमरजेंसी मीटिंग्स को लेकर खबर आ रही है, आपको बता दें यहाँ खबर ये भी है कि किस तरीके से इजराइल ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और सभी अलर्ट पर हैं। और इजराइल पर सुसाइड ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, जहां 20 से ज्यादा ड्रोन्स हवा में तबाह हो गए। इजरायली फाइटर जेट ने मार गिराए ये ड्रोन्स। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए इजरायली फाइटर जेट ने किस तरीके से इंटरसेप्ट किया और तमाम हमलों को नाकाम करने का भी किया है दावा, और आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट्स। और तेल अवीव में एयरपोर्ट में अफरा तफरी को लेकर खबर यह भी है कि तेल अवीव से बाहर निकलने की होड़ मची हुई है, और फ्लाइट कैंसिल होने से लोग तो परेशान है ही, कई फ्लाइट्स के रूट्स भी अब डाइवर्ट करने को लेकर खबर आ रही है। तो तेल अवीव और तेल अवीव में जारी अलर्ट के बीच वहां के हालात को देखते हुए एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई घंटों से यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि पूरे एयरपोर्ट को बंद करने को लेकर भी खबर मिली थोड़ी देर पहले, लेकिन इस बीच ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर फ्लाइट्स ऐसी हैं क्योंकि यहाँ पर लोग किसी तरीके से तेल अवीव को छोड़कर निकलना चाहते हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने से तो यात्री परेशान हैं, कई फ्लाइट्स के रूट्स भी बदले जा रहे हैं। हालांकि इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा पोर्ट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला, और इराक से हाइफा पर सुसाइड ड्रोन अटैक। हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक को लेकर खबर आई है। ईरान समर्थित गुट का ड्रोन से यह हमला है। इजराइल पर डबल अटैक को लेकर अब खबर है। तो देखिए किस तरीके से अब हमलों की शुरुआत सीधे इराक से हो चुकी है, और यह खबर सामने आई है हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक को लेकर। अशोक सर, सवाल इस आधार पर करूंगी इजराइल पर डबल अटैक को लेकर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 11 इजरायली सैन्य बेस पर तो हमले को लेकर हमने बात की, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हाइफा पोर्ट पर अब हमला किया है, और इस्लामिक रेजिस्टेंस और हिजबुल्लाह के हमले की टाइमिंग भी एक है। हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लगभग एक वक्त पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही है जहां इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल अभी भी यही है अशोक सर कि आखिर अब इजराइल इन तमाम दावों के बीच किस एक्सटेंट तक जा सकता है, और कैसे मुकाबला करेगा इन अलग अलग
फ्रंट्स पर एक साथ हो रहे हमलों का? जी देखिए, जहां से हमले आएंगे इजराइल उनका मुकाबला करेगा और वहां पर जाकर उनको तहस नहस करेगा। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं सुरभि, ये पहले से मालूम था। जब से ईरान ने ये धमकी दी थी जो हम अटैक करने वाले हैं और इसका पूरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा इजराइल को, तो ये मालूम था जो भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस है, हूती है, हिजबुल्लाह है, अभी तो हूती नहीं आए हैं बड़ी एक्टिव तरीके से, और मैं समझता हूं जो बहुत जल्दी वो भी आ जाएंगे खेल में। तो इसीलिए इजराइल मेरे विचार से पूरी तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकली या फिर मिलिटरीली, बिल्कुल तैयार है। जो यहाँ सब तरफ से उसके ऊपर हमले होने वाले हैं और वो उसको कैसे अपने को बचाएगा। तो मेरे विचार से इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए मैंने ये कहा था, देखिए दावे करना तो बहुत आसान है, जो हमने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को मार दिया है, इस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे बेसिस को हमने इतना तहस नहस कर दिया है। देखिए, दावे देना तो बहुत है, ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बिल्कुल ही एक तरीका है, और वो उसमें जरूर हिजबुल्लाह है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, हूती, हमास, सब इसमें इंडल्ज करेंगे, ईरान भी इसमें इंडल्ज करेगा। परंतु आखिर में हमें देखना है जो उन्होंने इतनी फायरिंग की है उसका नुकसान कितना होता है, कितना इजराइल बचा पाया है, और इनको अपना कितना नुकसान, ये भी उनको देखना पड़ेगा। ये नहीं है जो अपनी तरफ से, अगर ये जो रॉकेट है, ड्रोन है, इज द रीजन सर, अगर ये तमाम सिनेरियोज में ट्रिपल एच, हमास, हुती, हिजबुल्लाह सभी बड़े हमलों के दावे भी कर रहे हैं, तो भी कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसी को लेकर तो खबरें सामने आ रही हैं। जहां इजरायली हमले में लेबनान में भारी नुकसान को लेकर भी खबर आई है, और लेबनान के विद्रोही गुट का कमांडर मारा गया है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड का कमांडर ढेर और खियाम में मारे गए विद्रोही गुट का कमांडर। लेकिन अब तो ईरान भी पूरी तरीके से हमले के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमले के लिए तैयार, और किसी भी वक्त बड़ा हमला ईरान कर सकता है, दावा किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री और IRGC चीफ की तरफ से हमले के जो संकेत मिले हैं, ईरानी बदले की अच्छी खबर जल्द। IRGC चीफ की तरफ से कहा गया, ईरान सटीक और अचूक जवाब देगा। ईरानी रक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है दावा। तो इन तमाम दावों के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या अब ईरानी हमले की बारी, क्योंकि हिजबुल्लाह इस्लामिक रेजिस्टेंस के बाद ईरान के हमले की तैयारी है, और इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है ईरान। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ ने संकेत दिए हैं, बहुत जल्द ईरानी बदले की अच्छी खबर सुनेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी हमले का इशारा किया है, और इजराइल से सही वक्त पर सटीक बदला लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें खबरें जिस लिहाज से यहाँ पर सामने आ रही है, क्विक रिएक्शन शरदेंदु सर, ये मानते हुए कि क्या अभी सिर्फ जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, ईरान ने टाइम बाय करते हुए अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमलों को अंजाम दिया है, क्या सीधे तौर पर इस दावे को हकीकत में तब्दील होता हुआ आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान भी हमला करेगा? देखिए, ईरान डायरेक्टली हमला करने की स्थिति में तो किसी बना हुआ है, लेकिन वो अभी प्रॉक्सी से हिजबुल्लाह और इराकी जो उनके मिलिशिया फोर्स है उससे अटैक कर रहा है। लेकिन अगर उससे भारी नुकसान इजराइल को होता हुआ दिखेगा, तो मेरा मानना है कि IRGC इन्हीं के थ्रू ऑपरेट करते हुए एक स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसको अपने नेशनल्स को, अपने देशवासियों को जवाब देना है। तो IRGC की एंट्री होती भी दिख रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सिचुएशन में। हिजबुल्लाह को अगर सक्सेस मिलता है, सेकंड फेज के अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं, आयरन रूम को सैचुरेट कर दिया जाता है, तो तल अवीव इस बार टारगेट में होगा। वो तमाम रिहायशी इलाके टारगेट होंगे जहां पे उनके मिलिट्री बेसेस हैं, जो एयरफील्ड है, जहां उनकी लॉन्च साइट है। इन सारी चीजों को बर्बाद किया जाएगा। हिजबुल्लाह की लड़ाई एक दूसरे लेवल पे जाती जा रही है, बड़ा सीरियस है। हमास से इसकी तुलना करना गलत होगा। हमास को आपने आइसोलेट कर दिया था, सीज कर दिया था। यहाँ पे हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन इंटैक्ट है, IRGC डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। और मेरा मानना है, एक जिस तरीके से मुस्लिम सेंटीमेंट वर्ल्ड में उभर के आ रहा है, पूरा मुस्लिम सेंटीमेंट इजराइल के खिलाफ जा रहा है, तो IRGC अगर स्ट्राइक करता है तो इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि
काफी हद तक हिजबुल्लाह पहले क्षति पहुंचाएगा, स्ट्राइक करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, एक तरीके का भय का वातावरण पैदा करेगा इजराइल में, और उसके बाद IRGC की एंट्री होती है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी वेपन का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट वेपन का इस्तेमाल होगा, तब ये जाके तेल अवीव को टारगेट करेंगे। आसानी से समझा दिया सर आपने, जिसके तहत ये समझना भी जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त सामने आ रही है उससे ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम देने की चेतावनी और संकेत मिल रहे हैं। वहीं देखिए किस तरीके से हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक की खबर को भी आप उस लिहाज से समझिए जिसमें यह साफ है कि ईरान समर्थित गुट का ये ड्रोन से हमला हुआ है। तो ये दो खबर एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू हुए और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमले को पूरी तरीके से तैयार और उसको लेकर दे रहा है बड़ी चेतावनी। तो एक तरफ से ये साफ हो चुका है कि इस वॉर फ्रंट में दोनों तरफ से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ईरानी ग्रुप के साइबर अटैक को लेकर भी आज एक खबर आई है जहां बाइडेन और ट्रंप से जुड़े अधिकारियों के अकाउंट हैक हुए हैं। आपको बता दें व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने की यहां कोशिश हुई है। ईरानी हैकर्स ग्रुप ने यह हमला किया है। ट्रंप और जो बाइडेन से जुड़े इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट हैक करने की ये कोशिश, यानी उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उनको हैक करने की ये जो कोशिश की गई है, अमेरिकी चुनावों पर ईरानी हैकर्स की नजर बनी हुई है। और मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के टॉप जनरल को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन का मिडिल ईस्ट दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी जनरल चार्ल्स ब्राउन को लेकर खबर। इजिप्ट और इजराइल का दौरा करेंगे चार्ल्स ब्राउन। रीजनल वॉर की आशंकाओं को लेकर दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लेबनान की ओर बड़े इजरायली हेलीकॉप्टर को लेकर खबर आ रही है, जहां मिसाइल से लैस हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स। हिजबुल्लाह पर फिर बड़े हमले की आशंका। एयर अटैक के नए फेज की ये तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आज एक्सपर्ट्स के साथ हमने सीधा सवाल किया कि आखिर अब इजराइल किस हद तक जाएगा। अब लेबनान की ओर बढ़ रहे इजरायली हेलीकॉप्टर को लेकर भी खबर को समझिए। मिसाइल से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हिजबुल्लाह पर फिर बड़े हमले की आशंका, एयर अटैक के नए फेज की तैयारी। इजराइल ने अमेरिका को भी हमले की डिटेल्स दे दी हैं और लेबनान पर हमले को लेकर दी जा रही जानकारी, जहां हिजबुल्लाह के हमले पर भी डिटेल शेयर की गई है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन से बात की है और हमले के अगले स्टेज को लेकर हो रही है चर्चा। तो खबरें इस लिहाज से समझिए, जहां इस वक्त के हालात को लेकर इजराइल में जारी इमरजेंसी मीटिंग और इन तमाम मीटिंग्स के बाद आगे की रणनीति को लेकर अमेरिका से की जा रही है जानकारी शेयर। जहां लेबनान पर हमले को लेकर जानकारी दी गई है, हिजबुल्लाह के हमले पर भी डिटेल्स को शेयर किया गया है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन से की है बात। और 30 मिनट में गाजा पर बहुत बड़ा हमला। एक और खबर, 30 मिनट में गाजा पर 100 एयर स्ट्राइक को लेकर आ रही है खबर, जहां 30 मिनट में अल सादी कैंप पर बमबारी हुई है। तो इस फ्रंट पर किस तरीके से इजराइल अभी तक हमलों को अंजाम दे रहा है उसको लेकर खबर समझिए। हालांकि 30 मिनट में गाजा पर बहुत बड़ा हमला और 30 मिनट में ही गाजा पर 100 एयर स्ट्राइक, अल सादी कैंप पर बमबारी की। तो इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन अब इजराइल में किस तरीके से और तेज हो गया है। खबर है खान यूनिस में आईडीएफ के बड़े ऑपरेशन को लेकर हमास के कमांड सेंटर पर गुरिल्ला अटैक, हमास के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीर देखिए। आईडीएफ के ही सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर खबर दक्षिण गाजा से भी है, जहां राफा में हमास के 4 ठिकानों पर अटैक को अंजाम दिया गया और आईडीएफ की तरफ से दावा ये कि कई हमास लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इन अलग अलग फ्रंट्स पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, इस बारे में हमने चर्चा की एक्सपर्ट से, जाना मेरे सहयोगियों से। लेकिन अब जानिए पुतिन के फरमान के बारे में, क्योंकि यूक्रेन का काम तमाम। खबर है कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट बचाने के लिए दुआओं के दौर को लेकर। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट बचाने के लिए प्रीस्ट प्रे कर रहे हैं और पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए हो रही है प्रार्थना। आपको बता दें कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद प्रार्थना की ये तस्वीरें आ रही हैं सामने। टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इस बारे में किस तरीके से अभी फिलहाल आपको बता दें इनपुट मिल रहे हैं, उस आधार पर कहना गलत नहीं है कि अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और पुतिन का ये फरमान आखिर है क्या, किस तरीके से यूक्रेन का करने वाले हैं काम तमाम। उससे पहले ये तस्वीर और इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूक्लियर विध्वंस से बचने के लिए हो रही प्रार्थना की तस्वीर आपने देखी है। अब खबर और डिटेल्स जानिए। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को हमले से बचाने के लिए दुआएं
शुरू हो चुकी हैं और न्यूक्लियर स्टेशन बचाने के लिए प्रीच भी कर रहे हैं प्रार्थना। 2 दिन पहले न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश हुई। पुतिन ने यूक्रेनी सेना पर हमले का आरोप लगाया और यूक्रेनी सेना का दावा रूस खुद हमले करा रहा है। हालांकि इस दावों के बीच खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेनी बेस पर रूस ने घातक हमले को अंजाम दिया है। अब टोरेस में यूक्रेनी बेस जलकर खाक हो चुका है। रूसी टॉस सिस्टम से यह घातक हमला हुआ है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर आ रही है। हमले के बाद आगजनी की आपने ये तस्वीर देख ली, लेकिन अब जानिए किस तरीके से आज की एक और सबसे बड़ी खबर इस वॉर फ्रंट से सामने आई है, जहां अभी तक हमलों को अंजाम देने के बाद आपको बता दें, ये तस्वीर आप टोरस में यूक्रेनी बेस पर हुए हमले की देख रहे हैं और रूसी टॉस सिस्टम से घातक हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। लेकिन अब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को खत्म करने के फरमान के बारे में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कुर्स्क में सभी यूक्रेनी यूनिट्स पर ऑर्डर का हमले का ऑर्डर दे दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया है आदेश, कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने की तैयारी पश्चिम मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बड़ा दावा, और ये दावा आखिर है क्या है पुतिन का ये फाइनल फरमान? और कुर्स्क में पुतिन के फाइनल फरमान के बारे में खबर जानिए, जहां कुर्स्क में 2300 वर्ग किलोमीटर तक यूक्रेनी कब्जे का दावा और कुर्स्क के 93 सेटलमेंट पर यूक्रेनी कब्जे के दावे को लेकर खबर बड़ी है। पुतिन ने कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है और कुर्स्क में अब तक 5137 यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। यूक्रेन के अब तक 350 कॉम्बैट व्हीकल, 69 टैंक्स तबाह, और जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम मीडिया की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है, खबर यही है कि पुतिन का अब यूक्रेन पर हमले का प्लान पूरे तरीके से हो चुका है तैयार, क्योंकि वॉर रूम में सीक्रेट प्लान बनाते हुए पुतिन नजर आए हैं। आपको बता दें, क्रेमलिन ने जारी किया है वॉर रूम का वीडियो, और वीडियो में टेबल पर रखे पेपर्स को, हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके बारे में, उसी के आधार पर, इन्हीं पेपर्स के आधार पर आगे की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि किस रणनीति के तहत ये पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्रेमलिन ने जिस तरीके से इस वॉर रूम का वीडियो जारी किया है, पुतिन का आखिर ये प्लान कीव है क्या? बड़ी खबर को समझिए, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी करते नजर आ रहा है पुतिन की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन ये प्लान आखिर है क्या? वॉर रूम में पुतिन की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ हो रही मीटिंग की ये तस्वीर, वीडियो में पुतिन हमले की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। जारी वीडियो में टेबल पर रखे पेपर को भी ब्लर किया गया है और वीडियो में बातचीत की ऑडियो भी हटा दी गई है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से अब पुतिन के प्लान कीव को लेकर भी खबरें साफ हैं। आखिर इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और कैसे यूक्रेन का काम तमाम करने की हो रही है कोशिश। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही। अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट